हेलो गाइस, वेलकम टू ईपेप एकेडमी। जैसा कि हम जानते हैं, बोर्ड ने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड से एमसीक्यू बेस्ड कराने के लिए डिसाइड किया है। एग्ज़ाम की टाइमिंग 90 मिनट्स की होगी और टोटल क्वेश्चंस जो होंगे 50 होंगे, उसको 90 मिनट में सॉल्व करने होंगे। तो बोर्ड के डिसीजन को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इज ड्यू टू। रेनफोर्स कंक्रीट का एडवांटेज किसके कारण होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मोनोलिथिक कैरेक्टर। तो हमें पता है जो रेनफोर्स कंक्रीट होता है वो मोनोलिथिक कैरेक्टर का होता है, एक साथ उसका कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन फायर रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेबिलिटी। तो रेनफोर्स कंक्रीट फायर रेजिस्टेंट भी होता है एंड ड्यूरेबिलिटी भी उसकी होती है, तो मीन्स ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। देन ऑप्शन सी इज इकोनॉमी बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस कास्ट। रेनफोर्स कंक्रीट में मेंटेनेंस कम आता है, इसलिए वो सस्ता होता है, मितव्ययी होता है, मीन्स इकोनॉमिकल और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट आल्सो। सो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंगली रेनफोर्स बीम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। प्लेन सेक्शन ट्रेवल्स टू द सेंटर लाइन ऑफ द बीम बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। मीन्स एक प्लेन सेक्शन जो कि बेंडिंग से पहले प्लेन है। कौन सा प्लेन सेक्शन? ट्रेवल्स टू द सेंटर लाइन, सेंटर लाइन के ट्रेवल्स जो सेक्शन है वो बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहता है। यस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें पता है अगर कोई एक बीम है, ये उसका सेंटर लाइन हो गया और ये यहाँ पर 90 डिग्री पर है और इस पर लोड लगने के बाद ये बेंड होता है, फिर भी जो ये सेंटर लाइन से इंक्लाइनेशन होता है ये प्लेन ही रहता है, मीन्स 90 डिग्री पर ही बना रहता है। हमने एजम्पशंस में भी इसे पढ़ा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर सिंगली रेनफोर्स बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंगली रेनफोर्स बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स कंप्रेशन एज। इफेक्ट सिंगली रेनफोर्स बीम में इफेक्टिव डेप्थ जो है कंप्रेशन एज से कहाँ तक मेजर की जाती है? टेंसाइल एज, टेंसाइल रेनफोर्स, या न्यूट्रल एक्सिस, या लॉन्गिट्यूडनल सेंट्रल एक्सिस। तो यहाँ पर हम देखते हैं इफेक्टिव डेप्थ होता क्या है। एक बीम का क्रॉस सेक्शन हम ड्रॉ करेंगे, टेंशन जोन में AST, एरिया ऑफ टेंशन स्टील प्रोवाइड कर दिए। तो इफेक्टिव डेप्थ जो होता है वो AST के डायस CG से टॉप मोस्ट फाइबर ऑफ कंप्रेशन जोन तक की डिस्टेंस होती है, जिसे हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ, डिनोट करते हैं स्मॉल d से। तो मीन्स हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्रॉम द कंप्रेशन एज टू द टेंसाइल रेनफोर्समेंट। जो ये पोर्शन होता है CG ऑफ द AST टू द एक्सपोज सरफेस ऑफ कंक्रीट, ये होता है इफेक्टिव कवर, इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर। और जो AST होता है उसके सरफेस से जो ये एक्सपोज सरफेस तक की डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं क्लियर कवर, तो इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्शन ऑफ रेनफोर्स्ड बीम वेयर मोस्ट डिस्टेंट कंक्रीट फाइबर इन कंप्रेशन एंड टेंशन इन स्टील अटेन्स परमिसिबल स्ट्रेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड व्हाट। कह रहा है कि एक रेनफोर्स्ड बीम का सेक्शन है जिसमें किसी, रेनफोर्स्ड बीम का हमें क्रॉस सेक्शन बना लिए, जिसमें किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर टेंसाइल और कंप्रेसिव, मतलब कंक्रीट इन कंप्रेशन एंड स्टील इन टेंशन, दोनों एक साथ मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू को अटेन करते हैं, तो सेक्शन को क्या बोलते हैं? तो हमें पता है उस सेक्शन को हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। बट क्रिटिकल सेक्शन को ही हम लोग बैलेंस सेक्शन भी बोलते हैं और इकोनॉमिक सेक्शन भी बोलते हैं, तो हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीजेस देन व्हाट। तो हमें पता है परसेंटेज ऑफ स्टील और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा फॉर द क्वेश्चन 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम, तो उस केस में
कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑल द अबव ऑप्शन यहाँ डी के लिए सही है। तो समझते हैं क्या रिलेशन होता है एक्चुअल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ में, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया है इज ग्रेटर देन, मीन्स एक्स ए इज ग्रेटर देन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस एक्स सी। हम सारे ऑप्शंस को समझते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है ये ए, और बी पर गिवन है इज लेस देन डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस, मीन्स एक्स ए इज लेस देन एक्स सी। एंड सी ऑप्शन गिवन है इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस, मीन्स एक्स ए इक्वल टू एक्स सी। तो हमें पता है जब एक्स ए की वैल्यू एक्स सी से ज़्यादा होता है तो ये हमारा केस जो होता है ओवर रेनफोर्स का होता है। और इस केस में जब ओवर रेनफोर्स होगा तो हमारा कंक्रीट फेल होगा पहले। तो कंक्रीट जो होगा मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस को अर्लियर अटेन कर लेगा। तो मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर बी ऑप्शन को देखते हैं। अगर एक्स ए की वैल्यू एक्स सी होगा तो इस केस में जो होगा सेक्शन हमारा अंडर रेनफोर्स होगा। हमें पता है, इसके बारे में हम डिस्कस भी किए हैं अपने क्लास की वीडियो में। और जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा तो स्टील जो होगा वो पहले फेल होगा, मीन्स स्टील परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू को पहले अटेन कर लेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट होगा। एंड ऑप्शन मीन्स सी हमारा जो है एक्स ए इक्वल टू एक्स सी। तो इस केस में हमारा जो सेक्शन होता है क्रिटिकल सेक्शन होता है, जिसे हम इकोनॉमिकल या बैलेंस सेक्शन भी कहते हैं। तो इस केस में जो स्टील होगा और कंक्रीट दोनों एक साथ परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू को अटेन करेंगे। तो मीन्स ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट होगा। तो हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन 6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना है। द इंटेंसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस एट द एलिमेंटल पार्ट ऑफ बीम सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इंटेंसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस मतलब टाउ से डिनोट करते हैं, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो हमें पता है जो टाउ होता है एफ ए वाई बार डिवाइड बाई वी डी। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी किसे? एफ ए एंड वाई बार, जहाँ पर एफ हमारा शियर फोर्स, ए जो होगा एरिया, एंड वाई बार इज द डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ एरिया फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पर हम देखेंगे शियर फोर्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ सेक्शन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ द एरिया फ्रॉम इट न्यूट्रल एक्सिस मीन्स न्यूट्रल, इसके भी वाई बार के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन करेक्ट है, बट इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ द बीम सेक्शन अबाउट इट न्यूट्रल एक्सिस, इसका यूज कहीं पर नहीं है। तो मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट होगा। फिर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए रेक्टेंगुलर बीम इज व्हाट? हमें पता है जो रेक्टेंगुलर बीम होता है उसमें जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो 3/2 होता है एवरेज शियर स्ट्रेस का, टाइप टाउ एवरेज। तो मीन्स यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा फॉर द क्वेश्चन 8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर इंटेंसिटी ओवर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ बीम फॉलो। रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ बीम, बीम के रेक्टेंगुलर सेक्शन में शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? यहाँ पर जो बीम की बात की जा रही है आरसी बीम की बात की जाती है, मीन हेट्रोजीनस बीम सेक्शन की बात की जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा पैराबोलिक कर्व होगा, क्योंकि हमें पता है जब आरसीसी बीम सेक्शन होता है तो उसके लिए जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पैराबोलिक होता है। और अगर होमोजीनियस बीम सेक्शन है कंक्रीट तो उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्ट्रेट लाइन मीन्स रेक्टेंगुलर हमारा कर्व बनता है। तो हेंस यहाँ पर आरसी बीम की बात की जा रही है, सेक्शन ऑफ बीम, यहाँ पर इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये रेनफोर्स कंक्रीट बीम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसके लिए पैराबोलिक कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शियर एनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट। शियर एनफोर्समेंट आरसीसी बीम में क्यों प्रोवाइड किया जाता है? शियर एनफोर्समेंट मतलब कर्तन प्रबलन क्यों किया जाता है? तो हमें पता है डायगोनल टेंशन को बियर करने के लिए शियर एनफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ताकि जो क्रैक्स हैं डायगोनल टेंशन की वजह से जो जनरेट हो रहे हैं बीम में उसको वो रोक सके। तो हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ टी बीम एग्जिस्ट। ये हमारे टी बीम है, तो टी बीम का न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? विद इन द फ्लेंज, फ्लेंज के अंदर, एट द बॉटम एज ऑफ द स्लैब, जो ये स्लैब है ये स्लैब वाला पोर्शन इसके बॉटम एज पर, या बिलो द स्लैब या इसके नीचे, मीन्स ये वेब एरिया, ये फ्लेंज हमारा होता है। और ये हमारा, इसको मैं नोट करें, फ्लेंज होता है, इसको हम लोग वेब या स्टेम या रिब बोलते हैं, वेब। तो यहाँ पर कहने का मतलब होगा फ्लेंज एरिया में लाई करता है या वेब एरिया में। तो हमें पता है जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस का केस होता है, न्यूट्रल एक्सिस का केस होता है फॉर द टी बीम। तो न्यूट्रल एक्सिस
फ्लैंज और वेब दोनों एरिया में लाई कर सकता है। तो मीन्स यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा डी करेक्ट होगा फॉर द क्वेश्चन 11। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टी बीम बिहेव्स एज ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विथ इक्वल टू इट्स फ्लैंज इफ इट्स न्यूट्रल एक्सिस। एक टी बीम जो है रेक्टेंगुलर बीम की तरह से कब बिहेव करेगा? जब उसकी न्यूट्रल एक्सिस विद इन द फ्लैंज रहेगा, बिलो द फ्लैंज रहेगा, या कोइंसाइड करेगा जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बीम से। तो हमें पता है जो एक टी बीम होता है, अगर उसकी न्यूट्रल एक्सिस विद इन द फ्लैंज एरिया लाई करता है तो वो एक रेक्टेंगुलर बीम की तरीके से बिहेव करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रिमेन्स विद इन द फ्लैंज, जब न्यूट्रल एक्सिस विद इन द फ्लैंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। If neutral axis of T beam is below the slab, the relationship between the flange with B, depth of neutral axis n, यहाँ पर depth of neutral axis को n से डिनोट किया गया है तो कांस्टेंट को ध्यान देंगे। thickness of slab is ds, effective depth of beam d, gross area of tensile steel at, and the modular ratio m may be stated as। जो स्लैब है उसके नीचे न्यूट्रल एक्सेस लाई अगर कर रहा है, मीन्स हम यहाँ पर बात करें हमारा एक टी बीम है और ये हमारा फ्लैंज एरिया होता है जिसको हम स्लैब का थिकनेस भी होता है, स्लैब की थिकनेस और फ्लैंज की डेप्थ दोनों बराबर होती है। तो अगर न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है तो उस केस में एक्सप्रेशन क्या होगा? तो हमें पता है जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है, अगर ये बी एफ इफेक्टिव भी था फ्लैंज और इसको अगर हम डी एफ से डिनोट करें तो उस केस में क्या होगा? तो हमें पता है उस केस में जब हमारा फार्मूला होता था बी एफ इंटू डी एफ। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर विद इन द फ्लैंज बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है फ्लैंज के नीचे, मीन स्लैब के नीचे, मतलब वेब एरिया में न्यूट्रल एक्सेस कहीं पर लाई कर रहा है। तो इसको यहाँ पर हम करेक्ट करेंगे, वेब एरिया में लाई कर रहा है। तो हमें पता है ये हमारी डेप्थ न्यूट्रल एक्सेस एन हो जाएगी, तो ये हमारी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एन माइनस डी एफ होगा। तो हमें पता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस के लिए जो हम एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं उसके लिए मोमेंट एरिया हम इक्वेट करते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आता था हमें पता है वो आता था बी इंटू डी एफ एन माइनस डी एफ बाई टू इक्वल टू एम ए एस टी। अगर एरिया ऑफ स्टील जो है टेंशन जोन में ए एस टी प्रोवाइड किया गया है तो होता था ए एस टी, फिर उसके बाद डी माइनस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। यहाँ पर अगर n है तो n होगा, अगर एक्स ए लेते तो एक्स ए होता, तो यहाँ पर n लिया गया तो हम n यूज कर लेंगे। तो ये एक्सप्रेशन होता है हमारा। अब यहाँ पर देखते हैं इससे मैच कौन करता है। तो इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ऐसा हो जाएगा बी एफ इंटू डी एफ इंटू टू एन माइनस डी एफ इक्वल टू टू एम ए एस टी डी माइनस एन। तो इससे मिलता है हमारा एक्सप्रेशन नंबर सी है, क्योंकि यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज हमने डी एफ से डिनोट किया, इन्होंने क्वेश्चन में डी एस दिया है तो डी एस हो गया टू एन माइनस डी एस की जगह पर डी एफ एम ए एस टी की जगह पर क्वेश्चन में दिया ए टी से डिनोट किया तो यहाँ पर ए टी है डी माइनस एन इंटू टू, यहाँ पर हमने टू यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मीन्स हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन 13। फिर उसके बाद है इफ द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस फॉर ए कंक्रीट इन बेंडिंग इज सी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, द मॉडुलर रेशियो इज व्हाट। तो हमें पता है जो मॉडुलर रेशियो m होता है वो होता है 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सी बी सी। सिग्मा सी बी सी क्या होता है? मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, जो यहाँ पर क्वेश्चन में c से डिनोट किया है। तो मीन्स हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा फॉर द क्वेश्चन 14। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर पर, व्हिच मेथड इज मेनली अडॉप्टेड फॉर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एज पर IS कोड। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू IS कोड जो हम मेथड यूज करते हैं लिमिट स्टेट मेथड यूज करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस अल्टीमेट लोड मेथड या अर्थक्वेक लोड मेथड को यूज नहीं करते हैं। रीजन क्या होता है? लिमिट स्टेट मेथड से जो डिजाइन करते हैं वो इकोनॉमिकल होता है कंपेयर टू अदर मेथड। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा है 16 पर, व्हाट इज लिमिट स्टेट। लिमिट स्टेट क्या होता है? तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया है लिमिट स्टेट क्या होता है। लिमिट स्टेट इज एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर या बिफोर फेलियर आकर। स्ट्रक्चर के फेल होने से पहले ये एक्सेप्टेबल लिमिट होता है फॉर द सेफ्टी मतलब सुरक्षा के लिए स्ट्रक्चर के, एंड फॉर द सर्विसेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी मतलब
उसकी सेवा योग्यता के लिए। तो मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लोड फैक्टर। तो हमें पता है जो लोड फैक्टर होता है वो इक्वल होता है अल्टीमेट लोड डिवाइड बाई वर्किंग लोड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन एनालिसिस इज रिफर टू। एनालिसिस किसका, एनालिसिस ऑफ, यहाँ पर ऐड कर लेंगे ऑफ आरसी बीम, रेनफोर्स कंक्रीट बीम का एनालिसिस किससे का क्या मतलब होता है कि हम बात करें कि बीम का एनालिसिस करना है तो उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब होता है उसका एक्सियल फोर्स फाइंड करना, बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना, शियर स्ट्रेस फाइंड करना, एक्सेट्रा मीन्स न्यूट्रल एक्सेस को फाइंड करना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड करना। और यहाँ पर इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर कोई मीन्स नहीं है उससे, ये एस्टिमेट आ जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसका भी मीनिंग एनालिसिस से नहीं है। एंड ड्राफ्टिंग आर्किटेक्चर प्लान एंड ड्राइंग, ये भी ड्राइंग बनाना भी एनालिसिस से मीनिंग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following format is used in the limit state method? लिमिट स्टेट मेथड में कौन सा फॉर्मेट यूज किया जाता है, मीन्स सिंगल सेफ्टी फैक्टर यूज किया जाता है, लोड फैक्टर, विंड फैक्टर या मल्टीपल लोड फैक्टर। तो मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्योंकि हमें पता है जो हमने लोड कॉम्बिनेशन भी पढ़ा था कि डिफरेंट कंडीशंस के लिए डिफरेंट सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं, मीन्स एक से अधिक सेफ्टी फैक्टर यूज किए जाते हैं लिमिट स्टेट मेथड में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर 20 नंबर पर क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज परमानेंट एक्शन अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ एक्शन बाय आईएस कोड। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड परमानेंट एक्शन क्या होता है। तो हमें पता है जो हमारा लोड होता है, परमानेंट लोड क्या होता है, हमारा सेल्फ वेट होता है स्ट्रक्चर का खुद। तो यहाँ पर जो परमानेंट एक्शन होता है वो सेल्फ वेट होता है, ड्यू टू सेल्फ वेट ही परमानेंट एक्शन होता है अकॉर्डिंग टू कोड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द 20। फिर नेक्स्ट है व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है जो डिजाइन स्ट्रेंथ होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइड बाई पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है किसी पर्टिकुलर ग्रेड के लिए उसकी स्ट्रेंथ पूछने के लिए, कोई भी मटेरियल हो, चाहे स्टील हो चाहे कंक्रीट हो, तो हमें उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, कंक्रीट का क्या होता है और स्टील का क्या होता है, उसके पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके हम डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच सेक्शन वी एज्यूम एक्स यू माइनस एक्स यू मैक्स, एक्स यू इक्वल टू एक्स यू मैक्स। तो हमें पता है लिमिट स्टेट मेथड में जो एक्चुअल डेप्थ को होता है हम लोग किसे एक्स से डिनोट करते हैं, क्रिटिकल डेप्थ जो होता है लिमिटिंग डेप्थ उसको एक्स यू मैक्स से डिनोट करते हैं। तो जब एक्स यू और एक्स यू मैक्स बराबर होते हैं तो हमें पता है वो सेक्शन हमारा बैलेंस सेक्शन होता है। और अंडर एनफोर्स सेक्शन के केस में एक्स यू की वैल्यू जो होता है एक्स यू मैक्स से कम होता है, ओवर एनफोर्स के केस में एक्स यू की वैल्यू एक्स यू मैक्स से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा फॉर द क्वेश्चन 22। फिर इन टी बीम स्लैब पोर्शन इज कॉल्ड। तो अभी जैसा कि हमने बताया भी था कि ये टी बीम हमारी है और इस पोर्शन को हम जो बोलते हैं ये हमारा होता है फ्लैंज और ये होता है हमारा वेब। और जो फ्लैंज की डेप्थ होता है वो थिकनेस ऑफ स्लैब के बराबर होता है। तो मीन्स स्लैब किसको बोला जाता है, फ्लैंज को ही बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा फॉर द 23 नंबर क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट हमारा आईएस पर IS 456, ये यहाँ पर 2000 है, IS 456 2000 फॉर द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम द मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन द व्हाट। जो मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस मीन टाउसी मैक्स की बात कर रहा है वो किस पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कोड। तो हमें पता है कोड के अकॉर्डिंग कि जो मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस टाउसी मैक्स होता है वो डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। तो हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, हम IS कोड से फाइंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इन रेक्टेंगुलर RC बीम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑकर एट। रेक्टेंगुलर रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पर आकर होता है। तो हमें पता है वो न्यूट्रल एक्सेस पे आकर होता है और वैल्यू कितना होता है अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है टाउ मैक्स वो होता है 1.5 टाइम या इसको हम लिखते हैं 3/2 टाउ एवरेज शियर स्ट्रेस के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन थर्ड सही होगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।